दोस्तों, आज हम एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। यह मुद्दा है अग्निवीर का। आप सबकी नॉलेज में होगा ही कि पिछले दिनों सरकार एक फौज में भर्ती के लिए, जो फौजी जवान होता है उसकी भर्ती के लिए एक स्कीम लेके आई है, जो शॉर्ट टर्म सर्विस की स्कीम है। जैसा कि सरकार का रिकॉर्ड है कि ये सरकार अचानक से, बिना किसी कंसल्टेशन से, बिना पार्लियामेंट की चर्चा किए हुए एकदम से कुछ ना कुछ घोषणा कर देती है। जैसे इन्होंने पहले मॉनेटाइजेशन जो करेंसी के लिए किया था वो अचानक ले आई। दूसरा, जिसे नोटबंदी कहते थे। दूसरा, किसानों के लिए 3 लॉ ले आए। ना किसी किसान बॉडी से पूछा, ना किसी से पूछा, हड़बाट में लिए, वापस लेने पड़ी। फिर वो ऐसे ही बिना व्यापारियों से कंसल्ट किए, बिना उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी ले आए। ऐसे ही कोरोना में अचानक से लॉकडाउन, लंबे लंबे लॉकडाउन कर दिए। तो कुल मिला के सरकार का जैसे रिकॉर्ड रहा है कि बिना किसी से सलाह किए, बिना कंसल्ट किए, बिना स्टेक होल्डर्स से बात करे हुए स्कीम ले आती है। ऐसी एक स्कीम अग्निवीर है। ये अग्निवीर फौज से रिलेटेड है। इस स्कीम की बात करें तो सबसे पहले तो स्कीम में बता देते हैं कि इसमें युवाओं को लिया जा रहा है सिर्फ 4 साल के लिए, और उसकी ट्रेनिंग की बात करें तो वो कुल 6 महीने की ट्रेनिंग है और 3.5 साल की सर्विस है। कुल मिला के 4 साल का है। तो अब इस स्कीम की जो ट्रेनिंग है, पहले तो उसी पे प्रश्न उठ गया कि नॉर्मल जो पुलिस की ट्रेनिंग भी है, जो शहरों की सुरक्षा करती है, जो सीआरपीएफ है, उसकी ट्रेनिंग भी 9 महीने की है। तो देश की सुरक्षा के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग कैसे रहेगी? नॉर्मल ट्रेनिंग जो फौजी ट्रेंड होता है उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं ट्रेंड होने में, जब जाके कोई अच्छा फौजी बनता है। और एयरफोर्स में और नेवी में तो और बुरी बात है, वहाँ पर तो हथियार और कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड है। एयरफोर्स और नेवी में एक अच्छे फौजी को बनने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। उनके सीनियर अफसर्स का कहना है कि जब जाके एक अच्छा ट्रेंड अफसर बनता है। तो कहाँ इतनी लंबी अच्छी ट्रेनिंग और कहाँ 6 महीने की बहुत पार्शियल ट्रेनिंग? फौजी अफसरों का कहना है कि ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जिसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हम। इसकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जब जाके फौजी तैयार होता है। दूसरी बात, मान लो फौज में भर्ती हो गए, तो फौज में जो सबसे बड़ा एक रेजिमेंटल जो जज्बा होता है, एक जवान को अपने पलटन पे, अपने नौजवानों पे जो आपस में बॉन्ड बनता है, वो इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि फौज सिर्फ हथियार से और ट्रेनिंग से नहीं लड़ती है, फौज जज्बे से लड़ती है। वहाँ फौजी अगर कोई ऑपरेशन चलता है तो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। पर इस तरह की स्कीम से 2 तरह के फौजी लड़ाई लड़ेंगे, और 2 तरह के फौजी लड़ाई लड़ेंगे तो एक फौजी तो रेगुलर होगा और एक फौजी के सिर्फ दिमाग में बर्डन होगा कि मुझे तो बाहर जाना है। तो उसमें वो जज्बा ही नहीं रहेगा, उल्टा आपस में जेलेसी रहेगी, एक दूसरे से कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन बाहर की दुनिया में तो ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ठीक है, पर फौज के लिए बहुत खतरनाक है। फौज में तो जब फौज एकजुट होकर लड़ती है, जब भी अच्छे रिजल्ट निकल के रहते हैं। और मान लो उस फौजी ऑपरेशन में 2 जवान शहीद हो गए, तो 2 जवानों के शहीद होने में अगर एक रेगुलर फौजी है और एक अग्निवीर वाला है, तो उनका क्या होगा? जो रेगुलर फौजी है उसको तो शहीद का दर्जा मिलेगा, अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, जिंदगी भर की पेंशन मिलेगी परिवार को, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी परिवार को, कैंटीन की सुविधा मिलेगी। दूसरी तरफ अग्निवीर को क्या मिलेगा? लमसम एक इंश्योरेंस की रकम है जो ग्रुप इंश्योरेंस की होती है, और बहुत कम कंपनसेशन उसके मुकाबले में, जो रेगुलर फौजी के मुकाबले में है। शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी, कोई एक्स आर्मी की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो इतना फर्क है। और फौजी जब रिटायर होकर आता है तो रेगुलर फौजी को वो सारी स्कीमें मिलती है, एक्स आर्मी का दर्जा मिलता है, कैंटीन मिलती है, पूरे परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, और कैंटीन की सुविधा मिलती है। और जो अग्निवीर है उसको कुल 12 लाख रुपए मिलेंगे, और क्या नाम है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और ना तो पेंशन है, ना इंश्योरेंस है, ना कैंटीन है, ना एक्स आर्मी का दर्जा है। तो ये स्कीम कुल मिला के बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। इस स्कीम का ये नुकसान। और दूसरा, रिटायर होने के बाद समाज में इसका क्या असर पड़ेगा?
जो 4 साल का नौजवान है वो फिर वो नौकरी ढूंढने लगेगा, फिर वो देखेगा उसको नौकरी कहीं मिल जाएगी तो ठीक है, कुछ जगह रिजर्वेशन की बात भी चल रही है, उसको रिजर्वेशन मिल जाएगी। पर अगर नहीं मिली और हताशा में और फ्रस्ट्रेशन में उसने कोई क्राइम का रास्ता ढूंढ लिया, तो कितना बुरा समाज के लिए रहेगा। वो एक ट्रेंड फौजी है, वो दूसरे देशों से मिल भी सकता है जाके, किसी दिमाग में सारे फौजी तो नहीं होंगे, पर अगर वो 1% भी अगर इसमें हो जाए तो उसमें फौज के ठिकाने पता है, फौज की खुफिया जगहों का पता है, उसको फौज की ट्रेनिंग का पता है। तो कुल मिला के समाज में भी एक खतरा बढ़ेगा कि इतने लंबे चौड़े नौजवान ट्रेंड नौजवान इसमें सोसाइटी में आ जाएंगे। और इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। अभी जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो उनमें जिन इलाकों से ज़्यादा फौजी भर्ती होते थे, जिन इलाकों से लोग फौज में भर्ती होते थे, खासतौर से अभी रिजल्ट देखा तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगहों पे बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। वो जो वोट खिलाफ डाला है वो उसमें बहुत सारे कारण हैं, पर उसमें एक बहुत बड़ा कारण अग्निवीर स्कीम भी है, क्योंकि इन घरों से, इन गाँवों से, इन देहातों से मैक्सिमम फौजी निकलता है और वो ही भर्ती होता है, और वो स्कीम से लेके बहुत ही उदासीन है। अब जैसे बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे थे गांव देहात में, उस लिहाज से ट्रेनिंग नहीं हो रही, अब ना के बराबर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी का उत्साह ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि परिवारों में शादियां तक नहीं हो रही अग्निवीर वालों की। रेगुलर फौजी का रिश्ता आ जाता था, अग्निवीर वालों के लिए तो रिश्ता ही नहीं आ रहा। वो कह रहे कि 4 साल बाद ही वापस आ जाएगा, इसका करेंगे क्या, समाज में उसकी इज्जत नहीं है। तो कुल मिला के इसमें एक और बड़ी बात है कि जनरल नरवणे की एक किताब आई है। जनरल नरवणे उस टाइम जनरल थे जब ये स्कीम लागू की गई, तो उन्होंने कहा है, जनरल नरवणे ने, वो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किताब का नाम है, हालांकि वो किताब बैन कर रखी है इलेक्शन से बाद, और इलेक्शन के बाद भी उसको लेट कर रखा है कि पब्लिक में ना जाए। तो नरवणे ने कहा है कि मैंने उस टाइम गवर्नमेंट को एक स्कीम सजेस्ट की थी टूर ऑफ स्टडीज की। तो वो जो है उस स्कीम में ये था कि दुनिया में फौज की औसत उम्र कम है और हमारे फौज की औसत उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है। हमारे औसत उम्र जो है 35 साल है और दुनिया में ज़्यादातर 25 साल के करीब है। तो उसको करने के लिए, जो फौज को युवा रखने के लिए एक स्कीम दी थी कि वो उस स्कीम के तहत मैंने कहा था कि भाई ये स्कीम लंबे टाइम 9-10 साल तक के लिए थी, और उसमें ये कहा गया था कि 75% नौजवानों को रख लिया जाए और 25% को बाहर किया जाए। पर उसके बदले में इस सरकार ने तो ऐसी स्कीम ला के दी जिससे हम भौचक्के रह गए, उससे बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। और एयरफोर्स और नेवी को तो पता ही नहीं था, उनको ऊपर था अचानक, उनको तो ऐसा जैसे लगा जैसे अचानक बम फोड़ा हो। तो ना स्कीम का कोई सलाह की गई, ना एक्सपर्टों से पूछा गया, किससे पूछा गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। हालांकि गवर्नमेंट क्लेम करती कि हमने सबसे कंसल्ट किया, पर ऐसे कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं। सब ज़्यादातर सीनियर फौजी इसका क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। और इसमें दूसरी बात हमारी तो सलाह ये है कि या तो स्कीम को वापस ले लिया जाए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एज इट इज वापस, जैसे पुरानी फौज की नौकरी होती थी, भर्ती होती थी, वैसे ही चलती रहे। या अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक वो बर्डन है तो उसको कम करने के लिए कम से कम जो जनरल नरवणे का या जो और आर्मी एक्सपर्ट्स की राय है, या फौज भी एक इंटरनल सर्वे करा रही है, उसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें ये रिजल्ट आ रहा है कि अगर ये स्कीम रखनी भी है तो उसको 4 साल की बजाय 8 साल तक के बाद रिटायरमेंट की सोचे। दूसरा, उसमें कंपनसेशन अच्छा हो, पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन का स्कीम हो। तीसरा, इसमें रिटायरमेंट वालों की संख्या 25% हो और 75% उनको रेगुलर फौज में भर्ती किया जाए, तब इस स्कीम का कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, हमारे चारों तरफ जो सरकारें बन रही हैं मुल्कों में, और जो सरकारें हैं वो ज़्यादातर एंटी इंडिया फीलिंग वाली बन रही है, और उधर से चाइना हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। तो हमें देश की सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उसको दिमाग में रखते हुए फौज की तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस स्कीम के बारे में जरूर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। धन्यवाद।